waiting for my result, I started teaching. Alhamdulillah, 2 batch हम लोगों ने बहुत successfully teach किए हैं and very satisfied aspirants. They learned a lot. You know, it at the end of the day, it depends on the aspirant कि वो किस तरह से पढ़ते हैं. जैसे सर अल्ताफ ने कहा that 80% of the effort is yours and 20% is from our side. That is our guidance. ठीक है? और इसका impact ऑफ कोर्स 80% ही होता है क्योंकि आपको एक रूट मिल जाता है, एक प्रेपरेशन स्ट्रेटजी मिल जाती है, आपको एक बहुत प्रिसाइज वे मिल जाता है कि किस तरह से चीज़ों को देखना है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए एंड हाउ आर यू गोइंग टू परसीव सीएसएस। तो जब आपको ये गाइडेंस, एक होलसम गाइडेंस मिल जाती है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज अ डेमो लेक्चर, ये बैच 3 है और इस डेमो लेक्चर से पहले आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ। Kindly let me know as soon as you are able to view my screen. So is my screen visible to everyone? Yes, miss. All right. All right. So during the session, if I ask a question, any one of you can be kind enough to answer me so that I don't have to come back to this Zoom screen and then switch back and forth. All right. So if I ask you any question, just answer me right then and there. And these questions will be regarding am I audible to you, screen is visible, कोई internet issue तो नहीं है, etc. Whatever questions that you have pertaining to this particular course, I'll take all of the questions in the end of the session. All right. And rest assured, all of these lectures and this session, this entire course, I will be teaching you under the supervision of a CSP officer, which is Sir Altaf himself. Evaluations of all Pressy translation and everything is done by me and Sir Altaf himself. So indirectly, Sir Altaf is connected with us and he will be supervising us as well as he will be re-evaluating all of your Pressys and translations. So you are directly being taught by me and indirectly Sir Altaf is also there with us. All right. Okay. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी दैट व्हाट विल बी आवर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। देखिए, इंग्लिश पर्सियन कॉम्पोजिशन का सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पास पेपर पैटर्न्स क्या हैं, ये मैं आपको छोटा सा पहले बता देती हूँ बिफोर वी हैड टुवर्ड्स आवर डेमो सेशन। सो दिस इज एसेंशियली व्हाट इज गिवन ऑन योर एफपीएससी's वेबसाइट। इस तरह से आपका ये सिलेबस गिवन है एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर, जिसमें प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स ट्रांसलेशन, ये सब गिवन है। ठीक है। इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि वोकैबुलरी 20 मार्क्स की होती है, प्रेसी भी 20 मार्क्स की होती है, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स की, ट्रांसलेशन 10 मार्क्स की। पेयर ऑफ वर्ड्स जो एक और पार्ट ऑफ वोकैबुलरी है जो कि आपका सब्जेक्टिव पोर्शन में आता है, दैट इज फॉर 10 मार्क्स एंड देन ग्रामर इज फॉर 20 मार्क्स। अब मैं किस तरह से आपको पढ़ाती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको प्रायोरिटाइज करनी है चीजें। First of all, you have to understand that what to study first, what is more important, which things and topics you need to put on priority. और फिर टाइम बच जाए तो बाकी की चीजें भी कर लें जो रह गई हैं, ठीक है, which are less important. So if you look at the past paper pattern, this is one thing that you will notice. यहाँ देखिएगा कि 2019 से 2024 तक जो एग्जामिनर ने पेपर फ्रेम किया है वो इस तरह से किया है कि वो 10 मार्क्स की सेंटेंस करेक्शन देते हैं, 5 मार्क्स के प्रेपोजिशंस देते हैं और 5 मार्क्स की पंक्चुएशन देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एनोलॉजी, इडियम्स, एक्टिव एंड पैसिव्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इस वक्त इररेलेवेंट है। एग्जामिनर इनको पेपर्स में नहीं दे रहा, यानी कि ये आप प्रिपेयर तो करें, आपको लेक्चर्स वगैरह में सब प्रोवाइड करूंगी, बट सबसे आखिर में रखें। What I usually recommend my aspirants is that you put these topics at the end of all the subjects. अपने ऑप्शनल्स भी कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाए तो फिर ये आप कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें कर लें। नाउ जो सिलेबस आपको एफपीएससी की वेबसाइट पे गिवन है उसको मैंने डिवाइड किया है कुछ कैटेगरीज के अंदर, ताकि हम एक बड़ी इफेक्टिव सी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर सकें कि कौन सी चीज पहले करनी है, किस चीज में कितना एफर्ट डालना है और किस चीज में कम एफर्ट डालना है। पहली कैटेगरी में हमेशा ग्रामर की रखती हूँ। ये ग्रामर की कैटेगरी 15 से 20 मार्क्स की होती है और ये 15 से 20 मार्क्स वो होते हैं जो कि बहुत कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। A lot of students they are already sound in grammar, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, बट स्टिल आई टेल यू इंग्लिश पर्सियन कॉम्पोजिशन के इस कोर्स के अंदर आप ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो कि आपको पहले कभी नहीं पता थी, या फिर आज तक तो आप उसको एक सर्टेन वे में पढ़ते हुए आ रहे हैं और वो जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो कंप्लीटली काउंटर इंट्यूटिव होगा, उल्टा होगा।
लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट क्वेश्चन मी दैट मैम अभी तक तो हम इसको ऐसे पढ़ते हुए आ रहे हैं और आप इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ा रही हैं, देन आई विल टेल यू दैट दिस इज एक्चुअली द फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग इंग्लिश, और यही तरीका आपको सीएसएस के अंदर फॉलो करना है। ठीक है, हमारे इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ आपको ये समझाया जाएगा कि आप प्रेसी को कैसे सॉल्व करें, ट्रांसलेशन को, कॉम्प्रिहेंशन को, बल्कि एसेंशियली आई टीच यू हाउ टू राइट करेक्ट formal written expression which is the foundation of your entire CSS, because 12 सब्जेक्ट्स होते हैं और वो 12 सब्जेक्ट आप इंग्लिश में देते हैं। इंग्लिश का आपको सही इस्तेमाल आना चाहिए, सही तरीके से इंग्लिश लिखना आना चाहिए। अगर आप ऐसे का भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड यू हैव दीज ब्रिलियंट आइडियाज एंड रेफरेंसेस and facts and figures, a lot of things that you can put in your essay, but if you're not able to write those things with sound grammar and correct formal written expression, then trust me, आप मार्क्स अपने लूज करेंगे। ठीक है, सीएसएस करने से पहले तमाम लोगों को ये रेकमेंड किया जाता है कि आप अपनी इंग्लिश ठीक करें, written expression ठीक करें, and then you can start preparing for CSS. So this is the very base, the very foundation of CSS. This is a competitive examination जिसकी इंग्लिश जितनी ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा अच्छी इंग्लिश से मतलब ये नहीं है कि बहुत फैंसी, बहुत एम्बलिश्ड, बहुत वर्बोस इंग्लिश आप इस्तेमाल करें, सही इंग्लिश यानी ग्रामेटिकली साउंड इंग्लिश। ऑलराइट, सो पहली कैटेगरी के अंदर हम इस ग्रामर के ऊपर ही फोकस करेंगे, और ये ग्रामर पोर्शन बड़ा इट विल बी based on a lot of lectures. A lot of you might be confused, might get confused that मैम 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर आप इतने लेक्चर्स दे रही हैं, तो वो इस वजह से दे रही हूँ कि ना सिर्फ आपकी प्रेसी और कॉम्पोजिशन को ठीक किया जा रहा है, बल्कि आपकी ऐसे को भी ठीक किया जा रहा है, और आपके बाकी तमाम सब्जेक्ट्स जो आप इंग्लिश में देंगे उनको ठीक किया जा रहा है। ठीक है, ग्रामर आप एक्टिव लर्निंग के थ्रू आराम से सीख सकते हैं, कम वक्त में ज्यादा सीख सकते हैं, और थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो आउटपुट ज्यादा मिलेगा। ना सिर्फ प्रेसी में आउटपुट अच्छा मिलेगा बल्कि एसए में भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो कैटेगरी ए का ऊपर हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि कैटेगरी ए ना सिर्फ हमें प्रेसी में मार्क्स दिलाएगी बल्कि तमाम दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर हमें एक एज दे देगी दूसरे एस्पायरेंट्स के ऊपर जिनकी ग्रामर इतनी साउंड नहीं है। कैटेगरी 2 के अंदर वही प्रेसी, ट्रांसलेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। प्रेसी, ट्रांसलेशन और कॉम्प्रिहेंशन सीखना बहुत आसान है। आई एक्सप्लेन यू ऑल द डूज एंड डोंट्स, द कार्डिनल रूल्स। आपको एम्पल पास पेपर एग्जांपल्स दिए जाएंगे, एक ग्रैंड मॉक सेशन होगा आपका, उसके बाद आपको मैं फ्री कर दूंगी कि आपने जितनी मुझसे प्रेसी और ट्रांसलेशन चेक करवाने हैं आप लोग करवा सकते हैं। वो री इवेल्युएट होती हैं सर अल्ताफ से, तो 100% प्रॉपर इवेल्युएशन होती है आपकी प्रेसी ट्रांसलेशन की। यू गाइस कैन बी रेस्ट एश्योर्ड इन दैट केस। ऑलराइट, सो जब आप प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन की प्रिपरेशन करते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर इस केस के अंदर योर एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट। जितना एफर्ट डालेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। एंड देन इज आवर कैटेगरी सी। कैटेगरी सी के अंदर मैं वोकैबुलरी को रखती हूँ। व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स दे स्पेंड सो मच टाइम प्रिपेयरिंग वोकैबुलरी कि वो बाकी चीजों को पीछे कर जाते हैं। बाकी की चीजें इंतहाई हाई स्कोरिंग है, यानी कि एफर्ट अगर अच्छा होगा तो पक्का पक्का स्कोर आएगा आपका। लेकिन वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना एफर्ट डालें एक्सपेक्टेड नहीं होता कि उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। व्हाई? बिकॉज दिस पोर्शन इज हैवीली बेस्ड ऑन लक। You can never be fully prepared. You can prepare maybe 500 or 600 words. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर 1.5 लाख वर्ड्स हैं, आप बाकी के वर्ड्स का क्या करेंगे? तो मैंने अपने लेक्चर्स को इस तरह से फॉर्मुलेट किया है दैट यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स, अ लॉट ऑफ न्यू वोकैबुलरी while learning the subject, while learning the lectures. तो लर्निंग के साथ साथ, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के साथ साथ आप वोकैबुलरी एक ऐसे फैशन में सीख रहे होंगे कि वो आपके दिमाग में पेनिट्रेट हो जाएगी, और जब आप पेपर में उसको देखेंगे तो आपका दिमाग फौरन क्लिक करेगा कि इसका मतलब ये है। लेक्चर्स ना सिर्फ प्रेसी और कॉम्पोजिशन के बल्कि यूएस हिस्ट्री, जो मैं एक दूसरा लेक्चर इस प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी, उसकी रजिस्ट्रेशन कुछ अर्से में इंशाल्लाह ओपन होंगी, उस लेक्चर को भी, उस सब्जेक्ट को भी मैंने इस तरह से फॉर्मुलेट किया है कि आप लेक्चर और जो मैं आपको स्टोरीज एंड कॉन्सेप्ट्स एंड इवेंट्स बताऊंगी, पूरी हिस्ट्री आपको समझाऊंगी, उसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है जो आप पहली दफा पढ़ेंगे, और उनको ऐसे इस्तेमाल किया है कि आप उनकी मीनिंग भी आराम से समझ जाएंगे, एंड देन दीज मीनिंग्स विल स्टे विद यू, और आपका पेपर आ जाएगा और बहुत सारे अल्फाज आपको उस पेपर में दिखेंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो बहुत अच्छा ये होता है वोकैबुलरी को लर्न करने का कि आप अपनी डे टू डे लाइफ, अपने नोट्स मेकिंग के दौरान, अपने लेक्चर्स के दौरान हैवी वर्बोस वर्ड्स, फैंसी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें ताकि वो आपको प्रिपरेशन के दौरान याद हो जाए। ठीक है, वोकैबुलरी भी आपको प्रोवाइड की जाती है
I have this Google Classroom, उसके ऊपर मैंने different years की vocabulary upload की हुई है. What you have to do that you go to the Google Classroom, हर एक दिन की vocabulary आप एक पेपर की vocabulary याद कीजिए. Try to use it on a daily basis. For example, अगर आपने 2017 की vocabulary को याद किया उस दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा वक़्त नहीं लगता, एक दिन में एक पेपर की वोकैब्युलरी को याद करने में. सो ट्राई यूजिंग दैट वोकैब्युलरी ऑन एनीवन, मतलब रैंडम सेंटेंसेस में उस वोकैब्युलरी को इस्तेमाल कीजिए. लिटरली यू कैन टॉक टू योर फादर एंड योर मदर एंड मे बी यूज़ दोज़ वर्ड्स इन इंग्लिश. अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ बात करते-करते उन अल्फाज का इस्तेमाल कर लीजिए. वो बेशक आपको टोन तो करेंगे कि आप जब से सीएसएस करें आपके दिमाग खराब हो गए हैं, बट आपका काम हो जाएगा. आपको वोकैब्युलरी दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगी. ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वे है. नाउ आई टेल यू अ लिटिल अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि हम लोग किस तरह से अपनी इस प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करेंगे. देखिए, मैंने ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसको 8 मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. यानी कि एक-एक टॉपिक, एक-एक चीज जो कि एफपीएससी ने हमें दी है उसको मैंने मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया है और फिर उन मॉड्यूल्स को फर्दर टॉपिक्स में एंड देन सब टॉपिक्स में ब्रेक कर दिया है ताकि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कंफ्यूज ना हो और आपको हर चीज इफेक्टिवली एंड efficiently समझ में आ सके. All right. So we have 8 modules. The first one is functional grammar for pressing and composition and essay writing. Essay writing is highlighted here. ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा मॉड्यूल होगा क्योंकि इसके अंदर हम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करेंगे और कॉमन एरर्स देखेंगे. ठीक है. सेकंड मॉड्यूल इज preposition. Third module is based on punctuation. Fourth is on vocabulary. Fifth is on pressy writing. Sixth is on translation. Seventh module is based on comprehension. And eighth module is based on direct and indirect, active and passive. ये जो मॉड्यूल है ये ऑप्शनल कहती हूँ मैं अक्सर, क्योंकि ये आप सब कर लें, तब करना चाहें तो कर लें और अगर स्किप भी कर दें तो भी यू आर फाइन टू गो. सो फंक्शनल ग्रामर के अंदर हम नाउन्स करते हैं. नाउन्स के अंदर मैं आपको बेसिक्स नाउन्स की, कलेक्टिव नाउन्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, कौन सी नाउन्स प्लूरल होती हैं और कौन सी नाउन्स हमेशा सिंगल ही इस्तेमाल की जाती हैं, ये अक्सर एस्पायरेंट्स को नहीं पता होता. कौन सी नाउन्स आईसीएस के साथ एंड करती हैं, मटेरियल नाउन्स क्या होती हैं, हाउ आर नाउन्स यूज्ड विद न्यूमरल्स, एपोस्ट्रोफी विद नाउन्स, कॉमन एरर्स पर्टेनिंग टू ईच टॉपिक, यानी पास पेपर्स के अंदर जो सेंटेंस करेक्शन में ये आए हुए हैं नाउन्स के ऊपर बेस्ड कॉमन एरर्स, वो तमाम आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे. Then we'll discuss pronouns. Pronouns में आपको personal indefinite pronouns, reflexive pronouns, who कहाँ इस्तेमाल करना होता है, whom कहाँ इस्तेमाल करना होता है, where to use whoever, where to use whomever. A lot of you will not know how to use it. बहुत सारे एस्पायरेंट्स को पता होता लगता है कि that और which का एक ही मतलब होता है, so they use that and which interchangeably when they write anything. हालांकि that और which का इस्तेमाल specific situations के अंदर होता है. This I will teach you how to use one and ones or either, neither and nor, each and every. Collective pronouns क्या होते हैं, relative pronouns, predicate, nominative. Now this is one thing which will be new to you right now, और this one topic is counterintuitive. When I'll teach it to you, you guys will be baffled कि आप लोगों ने आज तक तो ये इसका उल्टा पढ़ा था and I am explaining you something which is completely opposite to what you have been observing until now. So, you know, I'll be introducing to you to new concepts such as predicate, nominatives and order of pronouns. फिर verbs के अंदर सबसे important topics जिसके ऊपर बेइंतहा corrections आती हैं पेपर के अंदर sentence corrections के question में which is of 10 marks. Infinitives and gerunds. A lot of you won't know what are infinitives and what are gerunds. किसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. Let, to और universal truths को आप कैसे एक sentence में लिखते हैं. Verbs with indirect questions. Down versus sink. बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि drown किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, sink किसके लिए इस्तेमाल करते हैं. A lot of people they use sink for people when sink is only used for things and drown is used for people, living things. ठीक है. So ये वो चीजें हैं और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें. This is one example that I'm giving you. तो ऐसी चीजें मैं आपको इस पूरे मॉड्यूल में समझाऊंगी. The use of singular versus plural verbs. Extremely important that you know कि कौन सी plural होती हैं और कौन सी singular होती हैं. ought to, ought not का इस्तेमाल, need to, need not का इस्तेमाल, and then subjunctive. This is one maybe new topic for you guys which will be thoroughly discussed in our module. All right. Then we discuss adverbs. Adverbs में again basics, types, order of adverbs, कौन से regular adverbs होते हैं, which are irregular adverbs, and then this thing. एक syntax होता है proper order of time के लिए इस्तेमाल कि अगर आप time, day और year को लिख रहे हैं तो वो कौन से syntax के साथ किस order में लिखेंगे. अगर आप month, day और year लिख रहे हैं तो फिर वो
कौन सा ऑर्डर होगा, अगर सिर्फ टाइम, डे है और मंथ है तो उसको किस ऑर्डर में लिखेंगे। दीज आर द थिंग्स दैट वन CSS एस्पायरेंट मस्ट नो। रैंडमली आप कोई चीज नहीं कर सकते। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, formal principles for everything when it comes to CSS examination, and every one of you should know all of them. Too much and much too, these are two different things जो कि interchangeably आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके दो मुख्तलिफ मायने होते हैं, ठीक है। एक adverb के साथ आता है, एक adjective के साथ आता है। This I'll explain you thoroughly when we'll go through our session. And the use of seldom, a lot of aspirants they don't know how to use seldom. In this particular batch and lecture series I'll explain you that. Then adjectives, adjectives में भी हम basics, degrees of adjectives, common errors आप करते हैं जब आप मच और मैनी इस्तेमाल करते हैं, कहाँ ईच आएगा और कहाँ एवरी आएगा। वेयर टू यूज फ्यू, वेयर टू यूज लिटिल। फ्यू एंड लिटिल दे कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली। स्पेसिफिक सिचुएशंस में स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, स्पेसिफिक एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूअर देन वर्सेस लेस देन। म्यूचुअल और कॉमन एक चीज नहीं होती है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स और इनके दो डिफरेंट मायने होते हैं। आई एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। मैनी कहाँ इस्तेमाल होगा, मैनी आ कहाँ इस्तेमाल होगा, अ ग्रेट मैनी कहाँ इस्तेमाल होगा। नंबर ऑफ समथिंग वर्सेस द नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है। एडजेक्टिव एज अ क्लास एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ये आपका सब चीजें थोड़ी एक्सप्लेन की जाएंगी। कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस के ऊपर भी एक लेक्चर है जो कि आपको मैं दूंगी, लेकिन कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस ज्यादातर पंक्चुएशन की तरफ आते हैं, सेंटेंस करेक्शन की तरफ नहीं आते। तो हम कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस को बहुत थरली कवर करेंगे जब हम पंक्चुएशन कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ माइंड यू, हर मॉड्यूल जब हम कंप्लीट करेंगे, जैसे फंक्शनल ग्रामर का हमने मॉड्यूल कंप्लीट किया, तो उसके बाद एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के अंदर तमाम एस्पायरेंट्स को एक पेपर दिया जाता है। दे हैव टू अटेम्प्ट दैट पेपर एंड देन that paper is assessed. All right. मैं आपको पास पेपर्स प्रोवाइड करती हूँ। सो सेंटेंस करेक्शन जब हम करेंगे तभी हम इंशाल्लाह 13 to 15 पास पेपर्स को कवर कर लेंगे। नाउ इफ यू बिलीव दैट योर इंग्लिश इज एवरेज, तो फिर आपके लिए 13 to 15 पास पेपर्स इनफ हैं सेंटेंस करेक्शन के ऊपर उबूर हासिल करने के लिए। बट इफ यू थिंक दैट योर इंग्लिश इज नॉट सो गुड, तो फिर आप मे बी 5 पेपर्स और अपने तौर पे अटेम्प्ट कर लेंगे, सो यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। तो ये एक मॉड्यूल है हमारा फंक्शनल ग्रामर का, जिसमें हम ये तमाम चीजें और तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसी तरह से दूसरा मॉड्यूल प्रेपोजिशन का है, जिसके अंदर हम preposition of time, direction, location, prepositional phrases, common errors, and then I'll explain you कि preposition असल में आप कैसे सीखते हैं। preposition आप असल में सीखते हैं common usage के थ्रू, ठीक है। newspapers, articles, books, and maybe English movies इनसे। and then when you speak English language, तो भी आप उससे prepositions का इस्तेमाल सीखते हैं। after we complete this particular module of preposition, तो उसके बाद आपका एक assessment test होगा, which will be assessment test number 2, जो कि prepositions के ऊपर होगा। इसके बाद पंक्चुएशन के मॉड्यूल के अंदर हम पूरा पंक्चुएशन के तमाम जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनको थरली कवर करेंगे, कौन कहाँ किस तरह इस्तेमाल होता है, ऑल द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। टुडेज डेमो लेक्चर इज आल्सो बेस्ड ऑन पंक्चुएशन में मैं आज आपको कम से कम 2 से 3 चीजें ऐसी बताऊंगी जो कि पहले आपको नहीं पता थी, एंड दैट विल शो यू हाउ मच मोर एंड हाउ मच यूनिक इन्फॉर्मेशन यू विल गेट टू लर्न इन माई कोर्स, ठीक है। आफ्टर पंक्चुएशन, इस मॉड्यूल के कंप्लीशन के बाद भी 1 टेस्ट पर्टेनिंग टू पंक्चुएशन होगा। तो बी रेस्ट एश्योर्ड, हर मॉड्यूल के कंप्लीट होने के बाद आपका एक टेस्ट होना जरूरी है, वो टेस्ट होगा ताकि आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर उबूर हासिल कर सकें। एंड देन वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड एक पूरा लेक्चर है, टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू प्रिपेयर वोकैबुलरी, हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, पेयर ऑफ वर्ड्स, एनालॉजी, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। And then of course Precis translation and comprehension, इसके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, in which I'll explain you the cardinal rules, the do's and don'ts, ample past paper examples होंगी, और फिर आपका एक ग्रैंड मॉक सेशन होगा जिसके अंदर Precis और ट्रांसलेशन का आपका ग्रैंड मॉक होगा। तमाम एस्पायरेंट्स की ये Precis एंड ट्रांसलेशन मैं चेक करूंगी, and then it will be re-evaluated by Sir Altaf, so that you guys are 100% sure that what are your mistakes, where are your weaknesses, and where do you actually stand when it comes to Precis translation. All right. And then again, direct and indirect, active and passive, as I've already explained to you, कि आपको ये lecture provide किया जाएगा. It's up to you. You want to do it, you do it. If you don't want to do it, you don't do it. Okay? But it's my job to provide you each and everything that is in the course. And then finally, each and every aspect of the syllabus will be thoroughly covered. तमाम lectures आपको provide किए जाएंगे in the recordings.
तमाम रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उसमें स्लाइड्स होंगे, वेल एक्सप्लेन लेक्चर्स होंगे जिनसे आप नोट्स बनाएंगे थ्रू आउट द कोर्स पीरियड। जब तक हमारा कोर्स चल रहा है आपको तमाम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी एंड दैट्स इट। सो आई होप until now I was clear to everybody. Yes, ma'am. All right. Now I'll start the demo lecture that is based on comma. So punctuation हमारी 5 से 10 मार्क्स की आती है पेपर के अंदर। कभी कभी एग्जामिनर आपको पूरे पैराग्राफ से देते हैं फॉर punctuation. Sometimes they give you simple sentences and then you have to punctuate them properly. Especially 2024 के अंदर जो punctuation आई थी that was comparatively difficult than the previous punctuations. So punctuation का जो सबसे बड़ा एक punctuation और सबसे complex एक punctuation mark है that is comma, because there are a lot of rules and regulations when it comes to comma. Comma is basically a soft pause. A full stop, which is also called a period, is a hard pause because it ends a sentence, whereas comma is a soft pause, which means that whenever a comma is used in between a sentence, over there the reader is supposed to take a soft pause and then continue the sentence. Comma or punctuation is basically used in sentences for more clarification, शो करने के लिए कि कहाँ पर एम्फेसिस है, कहाँ कोटेशंस हैं, कौन से सेंटेंसेस को आपने लेस एम्फेसाइज किया है और किनको ओमिट किया है. सो punctuation and comma, these are used in a certain sentence for clarification purposes. These are the punctuation marks. Basically, there are 14 punctuation marks such as period, apostrophe, quotation mark, semicolon, ellipsis, colon, hyphen, comma, brackets, parentheses, dash, exclamation point, etc. So all of these punctuation marks will be thoroughly covered in the punctuation module. So as far as comma is concerned, as I've already told you, comma is a soft pause, or it is used to a comma is used to separate words, clauses, ideas and sentences. ठीक है, जैसे कि आप ये एग्जाम्पल लीजिए, इस एग्जाम्पल के अंदर कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया गया. दिस सेंटेंस सेज दैट जूली लव्स आइसक्रीम बुक्स एंड किटन्स. यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आइसक्रीम बुक्स एक ही चीज है. These are some books which are made up of ice cream, which is not true. Why? Because a comma is not used. तो यहाँ पे confusion हो रही है. यहाँ पर अगर आप देखें, Julie loves ice cream, comma, books and kittens. This is making sense and this is more clear. Why? Because we have used a comma over here. यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो एंड से पहले भी कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कभी कभी किया जाता है. व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑक्सफोर्ड कॉमा और अ सीरियल कॉमा. दिस इज वन न्यू कॉन्सेप्ट टू यू, मे बी टू सम ऑफ यू, व्हिच आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द कमिंग स्लाइड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, there is a sentence in which you are telling that you did 3 activities today at home. What were those 3 activities? You cleaned the house and the garage, you raked the lawn and you took out the carpet. Raking of the lawn का मतलब होता है कि जब autumn होता है और yellow leaves से पूरा आपका lawn cover हो जाता है, so you take a tool and then you start raking those leaves to one place. इकट्ठे कर लेते हैं आप उन leaves को एक कोने में एक tool के through, उसको raking of the lawn कहते हैं. ठीक है, so how are you going to write this in a sentence? या आप ऐसे लिखेंगे, I cleaned the house and garage, this is your one activity, comma, raked the lawn, second activity, and took out the garbage. एंड से पहले आपने ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल किया है. ऐसे भी लिख सकते हैं, I cleaned the house and garage, comma, raked the lawn and took out the garbage. So यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो रही है कि एक एक्टिविटी है and then you're using a comma. But there are some times when you use अ कॉमा बिफोर एंड, यानी जो आखिरी आइटम होता है जो कि एंड से आप सेपरेट करते हो, उससे भी पहले आप एक कॉमा को इस्तेमाल करते हैं. दैट इज कॉल्ड एन ऑक्सफोर्ड कॉमा और अ सीरियल कॉमा. नाउ योर ऑक्सफोर्ड कॉमा एंड और विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीरियल कॉमा, ये ऑप्शनल होता है. कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते. अब इन एग्जाम्पल्स में देखें, साइमन नीड्स ब्रेड, कॉमा, मिल्क, कॉमा एंड बटर एट द ग्रोसरी स्टोर. जो आखिरी आइटम था बटर, उसके साथ एंड आया है, जो हमेशा आता है. आपने उस एंड से पहले एक कॉमा लगाया है. नाउ दिस कॉमा इज कॉल्ड अ सीरियल कॉमा और ऑक्सफोर्ड कॉमा. इस तरह से लिखेंगे विदाउट द ऑक्सफोर्ड कॉमा तो वो भी ठीक है. इन दिस एग्जांपल, आई स्टिल हैव टू बाय अ गिफ्ट, कॉमा, पैक द सूटकेसेस, कॉमा, एंड अरेंज फॉर समवन टू वाटर द प्लांट्स व्हाइल वी आर एट द वेडिंग. नाउ व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू? You have to arrange for someone to water the plants. And with the last item, you always use end. End से पहले भी अगर आप एक कॉमा लगाना चाहें, so that is optional and it is called an Oxford comma or a serial comma. अब whether your Oxford comma is
necessary or it is not, this thing is hotly debated. अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह रीड करेंगे तो जो एपी स्टाइल, जो एसोसिएट प्रेस स्टाइल होता है, एसोसिएट प्रेस स्टाइल बेसिकली एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है जो कि आपके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वालों को दिया जाता है, जर्नल वालों को दिया जाता है कि आपने अपना राइटिंग स्टाइल इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड रखना है। यानी कि कुछ एपी स्टाइल जो एसोसिएट प्रेस स्टाइल होते हैं, न्यूज़पेपर जर्नल्स वगैरह लिखे जाते हैं, उनमें ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स होते हैं जिनमें किया भी जाता है, लेकिन ज्यादातर न्यूज़पेपर में ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप डॉन वगैरह पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं किया जाता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। ये आपका राइटिंग स्टाइल है, आपका कौन सा राइटिंग स्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हो, दैट इज all up to you. You have the freedom of using Oxford comma or not using an Oxford comma. But what is the rule over here? The rule is once you choose to use Oxford comma from start to end. ये नहीं कि शुरू में Oxford comma यूज किया और फिर बाद में आपने कहा चलो छोड़ो एक एक्स्ट्रा कॉमा लग रहा है। Okay, stick to your style. If you prefer using Oxford comma, use Oxford comma from start to finish. And if you don't want to use Oxford comma, omit it. लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल नागुजीर हो जाता है, दैट यू हैव टू यूज ऑक्सफोर्ड कॉमा, वरना क्लैरिफिकेशन नहीं होती। उन जगहों के ऊपर ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप नॉर्मली अपने राइटिंग स्टाइल में ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल करते हो या ना करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू माई पेरेंट्स, कॉमा जेन ऑस्टिन एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो शायद जेन ऑस्टिन एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन है। हालांकि जेन ऑस्टिन एक बहुत पॉपुलर नॉवेलिस्ट थी और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे हमें सबको पता है इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ही वाज थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन। सो विद ऑक्सफोर्ड कॉमा ये इस तरह से होगा, आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू माय पेरेंट्स, कॉमा जेन ऑस्टिन, कॉमा एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो ओवर हियर ही यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये हो गई है कि ये अवार्ड वो तीन लोगों को देना चाहते हैं, एक तो उसके पेरेंट्स हैं, फिर जेन ऑस्टिन है एंड देन एल्बर्ट आइंस्टाइन है। ऑलराइट, सो वो जगह है जहाँ पे ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो क्लैरिफिकेशन नहीं होती, सेंटेंस के मतलब भी चेंज हो सकते हैं, तो वहां पर आपने ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल करना ही है, चाहे आप नॉर्मली अपने राइटिंग स्टाइल में ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल करते हो या ना करते हो। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर। एक दूसरी एग्जाम्पल देखें, फॉर लंच दे पैक्ड सेवरल कार्टन्स ऑफ मिल्क, कैरेट स्टिक्स एंड पीनट बटर एंड जेली सैंडविचेस। यहाँ पर अगर आप ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल करेंगे यहाँ तो ऐसा लगेगा कि पीनट बटर एक चीज है और जेली सैंडविचेस दूसरी चीज है। तो यहाँ पे आपने नहीं किया बल्कि यहाँ पे किया है, एंड से पहले ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल किया है सो दैट द रीडर नोज के पीनट बटर एंड जेली सैंडविचेस ये एक चीज है। ठीक है, दिस इज वन थिंग, यानी कि कोई सैंडविच है जिसमें पीनट बटर भी होता है और जेली भी होती है। एंड देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ब्लैंकेट इज अवेलेबल इन रेड एंड व्हाइट, ये एक कॉम्बिनेशन है, ग्रीन एंड ब्लू ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, एंड रेड एंड ब्लू ये तीसरा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड कॉमा जो है क्लैरिफिकेशन कर रहा है। So the bottom line is that be consistent with the usage. Either use Oxford comma or don't use it, but do use it where it is extremely important for the sake of clarification. Now, comma का इस्तेमाल coordinating conjunctions के साथ कैसे करते हैं? Now, this is one thing that might be new to a lot of aspirants taking my demo session. आपने जब coordinating conjunctions सबसे पहले क्या होते हैं? They are basically fanboys, यानी for and nor, but, or, yet, so. These are coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions का एक रूल होता है। वो रूल ये होता है कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहे हैं तो फिर वो कॉमा के साथ आएंगे। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर दो ऐसे क्लॉजेस जो कि एज अ स्टैंड अलोन भी पूरी मीनिंग दे रहे हैं उनको जोड़ रहे हैं तो फिर वो कॉमा के साथ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अवैध इज अ गुड सिंगर। दिस इज वन कंप्लीट सेंटेंस गिविंग कंप्लीट मीनिंग। अगर आप इसको सेंटेंस में से हटा के एक अलग से सेंटेंस बनाएं तो वो बन सकता है, बिकॉज इट इज गिविंग कंप्लीट मीनिंग। दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही इज एन इवन बेटर आंसर। नाउ अगेन ये दूसरा सेंटेंस बन सकता है, कंप्लीट थॉट इस क्लॉज के अंदर आ रही है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एज अ स्टैंड अलोन पूरी मीनिंग दे रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप आपस में अगर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि यहाँ पे बट है इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हमेशा कॉमा के साथ जोड़ेगा।
This is the comma over here. Aved is a good singer, comma, but he's an even better dancer. दूसरी एग्जाम्पल देखें, my teacher is tough. Now this is a complete thought. This is an independent clause. And then the sentence says, but fair. Now fair यहाँ पर जो है ये complete thought नहीं है. So एक independent clause को आप जोड़ रहे हैं एक dependent clause के साथ coordinating conjunction but को use करते हुए. लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि अगर दो independent clauses होंगे तभी coordinating conjunction के साथ comma आएगा वरना नहीं आएगा. इसलिए my teacher is tough but fair. This will be the right way of writing this sentence. Another example is life is, again life is एक independent clause नहीं है, ये एक dependent clause है क्योंकि इसके अंदर एक complete thought नहीं present की गई है. But a dream, again a dream भी एक dependent clause है. तो coordinating conjunction but के साथ comma नहीं आएगा. Life is but a dream. This is how you write the sentence. This is one extremely important concept that I need all of you to learn क्योंकि इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर ना सिर्फ आपके ऐसे में बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बेतहाशा मार्क्स कट रहे होते हैं. These are the things that literally pisses off your examiner. I know because my friends and everybody, they have told me, I have learned by my mistakes. They have told me their mistakes and this is basically how your examiner checks your paper. ये उनके कुछ they actually look for good grammar rather than verbosity and fancy English. तो अगर आप अपने आप को बहुत वोकैबुलरी अगर आप अपनी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपनी इंग्लिश को बहुत एम्प्लिश एंड फैंसी बनाना चाह रहे हैं उससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अपनी ग्रामर पे काम कीजिए. वंस योर ग्रामर इज साउंड गो फॉर अदर थिंग्स. नाउ द अदर कॉन्सेप्ट, एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विच माइट बी न्यू टू अ लॉट ऑफ यू इज ऑफ कॉमा स्प्लाइस. कॉमा स्प्लाइस क्या होता है? ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो हम कॉमास के साथ करते हैं. एक बहुत बड़ी ज्यादती होती है जो कॉमास के साथ की जाती है. इट इज बेसिकली कि कॉमा जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अकेला संभाल ले. बस आप ये बात याद रखें, ठीक है? जैसे कि वी वर आउट ऑफ मिल्क, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि इसके अंदर एक कंप्लीट थॉट आ रही है. आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर, अगेन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक कॉमा से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कॉमा स्प्लाइस कहा जाता है. यू शुड नॉट डू इट. या तो आप एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू इसको जोड़ लें या फिर एक सेमीकोलन लगा लें या फिर दो सेपरेट सेंटेंसेस बना लीजिए. बट नेवर join two clauses which are independent with the use of a comma. So you see the corrections over here. There are three ways to fix a comma splice. You can either use a coordinating conjunction. अब चूंकि दो independent clauses को आपस में जोड़ा जा रहा है तो coordinating conjunction which is so will come with a comma. We were out of milk, comma, so I went to the store. Next way है we were out of milk, semicolon, I went to the store. Semicolon ज्यादातर उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पर एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है. अब इसके अंदर वो कनेक्शन है तो आप सेमीकोलन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. We were out of milk, this is one sentence, I went to the store. आपने दो सिंपल और सेपरेट सेंटेंसेस बना लिए, ठीक है? तो आप एक कॉमा स्प्लाइस को इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं. Another example will be I am not angry with you, comma, I am not happy with you either. Again, ये दो independent clauses हैं जिनको आपने comma के साथ जोड़ा है, which is not the right way of doing it. This is a comma splice. This is the biggest zyati that you can do with a comma. So how do you fix it? You fix it by either introducing a coordinating conjunction, which is but आप comma के साथ लगाएंगे क्योंकि दो independent clauses हैं, or you can use a semicolon, or you can simply break that sentence into two simpler sentences, such as I am not angry with you, full stop, I am not happy with you either. Same example, I am thinking of skipping Cerebrar's class, comma, it's really boring. Again, ये एक independent clause है और ये भी एक independent clause है जो कि comma के through आप connect कर रहे हैं. Use a coordinating conjunction for, जैसे कि I am thinking of skipping Cerebrar's class, comma, for it is really boring. या फिर एक semicolon का इस्तेमाल कर लें. I am thinking of skipping his class, semicolon, it's really boring. और simply आप इस sentence को comma splice की गलती को correct करने के लिए you can simply split it into two simpler sentences like this one. Ahmed was late. We left without him. One independent clause, another independent clause. आप इसको coordinating conjunction के through ठीक कर सकते हैं. Ahmed was late, comma, so we left without him.
ठीक है, सो दिस इज हाउ यू वर्क विद कॉमास. अब कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई नॉवल पढ़ रहे हों, कोई किताब पढ़ रहे हों, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हों, कोई लिटरेरी आर्ट पीस ऑफ राइटिंग पढ़ रहे हों, एंड देन यू सी अ कॉमा स्प्लाइस बाय सम रियली रिनाउंड ऑथर, बड़े रिनाउंड राइटर्स या पोएट ने कॉमा स्प्लाइस किया. वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते. ये बात याद रखिए. व्हाई? बिकॉज यू नो उनको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर उबूर हासिल है. दे आर नेटिव स्पीकर्स, दे आर नेटिव राइटर्स, सो दे हैव द liberty to tweak a little द फॉर्मल रूल्स ऑफ इंग्लिश. ऑलराइट, जैसे कि अक्सर आप देखेंगे नॉवेल्स के अंदर एक चेन ऑफ थॉट्स होती है जिसको आप कॉमा से ऑथर जो होते हैं वो अक्सर शो कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज गॉर्जियस, शी वॉज राविशिंग. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉमा स्प्लाइस हो रहा है. वाई? बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, बट द ऑथर हु हैज डन इट, ही कैन डू इट. वाई? बिकॉज यू नो जो लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग्स लिखते हैं उनको थोड़ा बहुत फॉर्मल इंग्लिश के रूल्स को ट्वीक करने की इजाजत होती है. वी इन सीएसएस, वी एज सीएसएस एस्पायरेंट्स, वी कैन नॉट डू इट. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कहीं पढ़ लें, देख लें, तो आप कंफ्यूज ना हो. ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड. ये जूलियस सीजर के बारे में कहा जाता है जब उन्होंने सेनेट के अंदर दी थी अपनी स्पीच आफ्टर कॉन्करिंग अ रियली बिग piece of land, some battle, I guess. I'm forgetting the name of the battle. So यहाँ पर भी आप देखें कॉमन स्प्लाइस की सिचुएशन है, बट सिंस इट इज अ लिटरेरी एक्सप्रेशन तो चलता है इसमें. यू कैन नॉट डू इट, दे कैन डू इट, रिमेंबर दैट. नाउ, कॉमा का इस्तेमाल बिकॉज के साथ, अक्सर लोग बिकॉज के साथ कॉमा का इस्तेमाल करते हैं जो कि ठीक होता है, बट कहाँ बिकॉज के साथ कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते, आज ये भी आप सीख लीजिए. क्यों? क्योंकि हर जगह कॉमा का इस्तेमाल बिकॉज के साथ नहीं करते. वेल, इफ यू वांट मी टू गिव यू वन रूल, दैट इज ना ही करें तो बेहतर है. व्हाई? क्योंकि बिकॉज बेसिकली दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और रीजन बताता है आगे दैट दिस इज द रीजन ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. चाहिए? गुड ग्रामर इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज इट अलाउज यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली. ठीक है, दिस इज करेक्ट यूज. बट इफ यू वांट टू यूज अ कॉमा विद बिकॉज, तो फिर सिचुएशन क्या हो जाती है? सिचुएशन कुछ इस तरह हो जाती है दैट यू आर एम्फेसाइजिंग ऑन द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको आप थोड़ा सा नॉन एसेंशियल कर देते हैं. जैसे कि गुड ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, कॉमा, बिकॉज इट अलाउज यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली. यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है जब आप ऐसे वगैरह लिख रहे होते हैं, तो फिर आप बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं अगर कॉमा के साथ, तो फिर आप बता रहे होते हैं सामने वाले को, एग्जामिनर को, कि ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है और इसके आगे का जो मैं बता रहा हूँ दैट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ माई थॉट. ठीक है? या फिर आप कॉमा का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आप ये बता दें कि ये पूरी ही बात इंतहाई एसेंशियल है और कनेक्टेड है जो मैंने पहले बात करी है उससे. ठीक है? नॉर्मली बिकॉज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कॉमा का इस्तेमाल बिकॉज के साथ नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए कि आप आगे एग्जामिनर को क्या बता रहे हैं, कि पहली वाली इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है और दूसरी वाली इतनी रेलेवेंट नहीं है, या दोनों ही रेलेवेंट है. ठीक है? सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि आपको इंग्लिश लिखते हुए क्या क्या फ्रीडम हासिल होता है. ठीक है? सो बिकॉज नॉर्मली जब आप सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉमा के साथ नहीं लिखते, लेकिन जब आप सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं बिकॉज, तो फिर आपका कॉमा बीच में आना बहुत जरूरी हो जाता है. दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल ऑफ यू नीड टू रिमेंबर, one cardinal rule of English grammar. That is, because the weather was so nice, comma, we decided to have picnic in the park. ठीक है? यहाँ पे पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से आप सेपरेट कर रहे हैं कॉमा के थ्रू, क्योंकि आपने बिकॉज पहले इस्तेमाल कर लिया है. Because of the inherent limitations of the study's design, comma, we were unable to establish a causal relationship between the two variables. ठीक है? तो बिकॉज का चूंकि इस्तेमाल सेंटेंस से पहले ही हो गया है, सो दूसरा क्लॉज जब इंट्रोड्यूस होगा तो वो कॉमा से पहले होगा. ठीक है? कॉमा पहले देंगे एंड देन यू विल इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट क्लॉज. Again, because the weather was so nice, we decided to have a picnic. इसको अगर आप ऐसे लिखें, we decided to have a picnic in the park because the weather was so nice. अब आपने because का इस्तेमाल पहले नहीं बल्कि बीच में किया है, तो अब ये कॉमा के बगैर आएगा. सिमिलरली यहाँ पे पहले आपने because का इस्तेमाल कर लिया था, तो आपने जब नेक्स्ट क्लॉज इंट्रोड्यूस करना है तो वो कॉमा के बाद करना है. बट इफ यू आर गोइंग टू यूज because in between the two clauses, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, we were unable to establish a causal relationship between the two design variables because of the inherent limitations of the study design, तो फिर आपको यहाँ पे because के साथ कॉमा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. अब because जो है वो बेसिकली एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ठीक है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? because, since, as, when, before, after, once, place वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस
where, wherever, condition वाले subordinating conjunctions, if, unless, in case ये होते हैं। अब जो प्रिंसिपल मैंने आपको बिकॉज का बताया है कॉमा वाला, वो ही प्रिंसिपल इन तमाम कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर द प्रिंसिपल दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू पर्टेनिंग टू बिकॉज, that principle will be applied on all other subordinating conjunctions because itself is a subordinating conjunction. So this was all for the lecture. If there is any question pertaining to the lecture or किसी भी दूसरी चीज से मुतालिक सवाल है तो अब आप कर सकते हैं। Thank you, Hina. If there is any question, you guys can ask me now. Wait, let me stop sharing my screen. All right. Aisha, fee structure for the course is 6,000 rupees. I guess बाकी आपको जब आप मैसेज करते हैं उस व्हाट्सएप नंबर पे तो फिर आपको और गाइड कर दिया जाएगा। शायद यही है फी स्ट्रक्चर। कोई भी सवाल आपका इस कोर्स से रिलेटेड या फिर आज के लेक्चर से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। प्रोफेसर इंतजार गिलानी, I right now deal with English Persian composition only. I have taught 2 batches already. ये मेरा तीसरा बैच होगा English Persian composition का। I'm also going to introduce another lecture series pertaining to US history. US history भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि मैं ही टीच करूंगी, और वो भी इंशाल्लाह इसी पैटर्न के ऊपर होगा। इसी तरह से डाइसेक्टेड टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी स्टोरी टेलिंग की तरह, ताकि आपको याद करना, लर्न करना, यूएस हिस्ट्री समझना बहुत आसान हो जाए। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे तो फिर आप देखिएगा। मैंने ये लेक्चर इसीलिए ऐसा रखा था कि आप कुछ ना कुछ नया सीखें। आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने कम से कम 2 से 3 चीजें आज के लेक्चर में नई जरूर सीखी होंगी। फिदा हुसैन, ये जो लेक्चर सीरीज है वैसे तो ये 1 से 1.5 महीने की होती है, क्योंकि मेरे लेक्चर्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, मैं ज्यादा चीजें कवर करवाती हूँ। मेरा एम्फेसिस थोड़ा ऐसे पर भी होता है कि आपकी इंग्लिश इतनी सॉलिड हो जाए कि आप ऐसे के अंदर गलतियां ना करें, सेंटेंस फॉर्मेशन की और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और फंक्शनल ग्रामर की मिस्टेक्स। तो ये थोड़ा सा मेरा लंबा होता है, लेकिन जो पीरियड है कोर्स का, बट 25 से 26 लेक्चर्स तो पक्का पक्का होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को जल्दी करवा दूं, 1.5 महीने से नहीं बल्कि 1 महीने में कंप्लीट करवा दूं, ताकि फिर आप प्रैक्टिस के ऊपर आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा वक्त आपको प्रैक्टिस के लिए मिल सके। ऑप्शनल जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी वो यूएस हिस्ट्री ही पढ़ाऊंगी। वोकेबलरी गूगल क्लासरूम के अंदर पोस्टेड होती है, बहुत सारी वोकेबलरी आपको याद करने के लिए वहां से मिल जाएगी। एक पूरा लेक्चर वोकेबलरी के ऊपर होगा भी, टिप्स एंड ट्रिक्स, लर्निंग टेक्निक्स, कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। वंस आप रजिस्टर करते हैं मेरे कोर्स को, आई विल गिव यू एक्सेस टू माई गूगल क्लासरूम। वहां जाकर आपको वोकेबलरी नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारा दूसरा मटेरियल मिलेगा। क्लासेस हमारी होंगी 4 से 5 पर वीक, ठीक है, या 3 से 4 क्लासेस पर वीक होंगी, और हर क्लास 45 मिनट्स की होती है, 7:30 से 8:30 के दरमियान। आई डू नॉट हैव एनी यूट्यूब चैनल गाइस। थैंक यू सो मच मोहम्मद अयूब। मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बच्चों को समझाई, एस्पायरेंट्स को समझाई जाए। हमना हसनात, देखें यूएस हिस्ट्री का स्कोर प्रीवियस ईयर्स में ठीक नहीं रहा, ये आपकी बात ठीक है, हिट हुआ ये सब्जेक्ट, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं यूएस हिस्ट्री में से अच्छे मार्क्स लिए भी हैं और वो सीएसपी ऑफिसर बने भी हैं। ठीक है, तो अगर एक सब्जेक्ट हिट होता है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन थी और आपने उसमें आपने फेल होना ही है, नहीं। प्रिपरेशन के ऊपर मैटर करता है यूएस हिस्ट्री। अब चूंकि 2-4 साल से मुस्तकिल हिट हो रहा है, तो अब इसके हिट होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो एक सब्जेक्ट को हिट करते हैं 2-4 साल के लिए, ताकि वहां से ट्रैफिक कम हो जाए, और वंस वहां से ट्रैफिक कम हो जाता है तो फिर वो सब्जेक्ट सेफ हो जाता है। अब यूएस हिस्ट्री बेसिकली सेफ जोन में चला गया है,
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक बहुत कम हो चुका है और दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर अब ट्रैफिक बढ़ चुका है। अब वो सब्जेक्ट हिट होने वाले हैं। यूएस हिस्ट्री अब एक, इसको ऑलमोस्ट आप एक सेफ सब्जेक्ट समझें। और अगर आप इसको सेफ सब्जेक्ट ना समझें तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें। देखें, कभी भी नहीं पता होता कि कौन सा सब्जेक्ट हिट हो जाए, कोई ना कोई सब्जेक्ट हिट होता ही है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखें, ये ना सोचें कि हिट हो रहा है या नहीं हो रहा। वंस आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप वो सब्जेक्ट पास भी कर लेंगे चाहे वो हिट हो। हसनैन अली, एक दफ़ा जब हमारा ग्रैंड मॉक सेशन कंप्लीट हो जाता है, तमाम मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाते हैं और आपकी प्रेसियो ट्रांसलेशन भी इवैल्यूएशंस कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर एक हफ्ते का वक्त मैं हमेशा रखती हूँ जिसके अंदर एस्पायरेंट्स मुझसे कहते हैं मैम फलाना लेक्चर अपलोड कर दें, वो रह गया था, ये रह गया था, ये थोड़ा सा रिकैप कर दें। तो वो मैं फिर जो तमाम चीज़ें रह जाती हैं वो आखिरी के एक हफ्ते में दोबारा से वो सब चीज़ें उनको कवर करवा देती हूँ। और उस हफ्ते के अंदर आप मुझसे जो प्रेसियो ट्रांसलेशन चेक करवाना चाहेंगे वो आपकी प्रॉपरली चेक होगी, और 2 या 3 जितनी भी आपकी हिम्मत है आप करें, और फिर चेक करना हमारा काम है। मेरी चेकिंग होती है, देन सर अल्ताफ की रीचेकिंग होती है, रीइवैल्यूएशन होती है। तो जितना आपका एफर्ट है आप वो दिखाएँ, फिर चेकिंग हमारा काम है। मुदस्सिर, ये बात मुझे नहीं पता कि ज्योग्राफी और टाउन प्लानिंग इन दोनों में से कौन-सा बेस्ट स्कोरिंग है। रजिस्ट्रेशंस के लिए आपको ग्रुप्स के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और यूएस हिस्ट्री, मैंने तो यूएस हिस्ट्री लिया है एंड आई थिंक दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टोरी की तरह है, और यूएस से चूंकि पाकिस्तान बहुत इंटरकनेक्टेड है। यूएस हिस्ट्री जब आप कंप्लीट करते हैं ना, तो ना सिर्फ आपको पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स के अंदर बेइंतहा मदद मिलती है, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी आपको जेंडर स्टडीज में बहुत मदद मिलती है। यूएस हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो कि आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में बड़ी आसानी से फिट कर लेते हैं। ठीक है, सो इफ these are all your questions, if there are no more questions, then I'll be ending this session. ठीक है, I really wish all of you all the best. If you feel like becoming a part of our batch 3, please do. It will be wonderful to have you guys on board. I wish you all the best for your CSS, your preparation. Inshallah, you will ace it. Allah Hafiz.